हाँ तो नमस्कार दोस्तों, और दोस्तों नहीं, फ्रेंड्स। आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है? हेलो फ्रेंड्स ना। मोदी जी रील में आके क्या कहते हैं? हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों से ढेर सारी बात करने का मन करता है। हाँ, आज हमको भी मन कर रहा है। तो सुनिए गुरुजी लोग, आज है हम लोग द हिंदू पेपर जो लगातार चल रहा है। आज हम लोग 10 जुलाई की बात करेंगे। तो जो लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जुलाई लगातार हिंदू पेपर को नहीं पढ़ पाए, नहीं सुन पाए, वो ASG टारगेट टॉप यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें और वहां पर वीडियो सुने। कोई दिक्कत नहीं, करंट जबरदस्त हो जाएगा। केवल करंट नहीं, जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं उनसे पूछिए कि करंट के साथ साथ क्या सब मजबूत हो जाता है। लगभग सब सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट तो चलता ही है। तो हम कह सकते हैं कि 9 या 10 सब्जेक्ट एक साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। 10 जुलाई, कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए। जो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है, पहले सुन लीजिए, फिर अगर उन्हें लगे कि कुछ चीजें जरूरी है, उन्हें अब नोट कर लें। आइए। तो द हिंदू पेपर 10 जुलाई में पहला न्यूज हमने सेलेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट का समान नागरिक संहिता, UCC, भाजपा का एक और एजेंडा है ये। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य राम मंदिर था, दूसरा है UCC। तो अब इस पर क्या खबर आ रही है, देखते हैं। तो न्यूज में है कि सुप्रीम कोर्ट का समान नागरिक संहिता यानी UCC, हाँ, और महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला। आइए जानते हैं क्या सब चीजें हैं। तो चलिए, नोट करने वाली चीजें पहले लाइन में ही है, तो नोट कर लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत मुस्लिम महिलाओं सहित, गौर कीजिएगा, मुस्लिम महिलाओं सहित विवाहित महिलाओं को, इफ्तिकार सर शादी नहीं हुई अभी? हाँ, शादी होगी तो ध्यान रखना है आगे क्या होगा। न्यूज पढ़ लीजिए कि मुस्लिम महिलाओं सहित सभी विवाहित महिलाओं को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का निरपेक्ष अधिकार है और यह व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर है। ठीक है, यानी अब अगर आप किसी महिला से शादी करके तलाक देंगे तो अब आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, उस महिला को पति से भरण पोषण करने का निरपेक्ष अधिकार है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ठीक है? बनेगा कि वो भी बता देंगे कैसे कैसे बनेगा। हाँ, पहले अब इस पर त्रिआयामी विश्लेषण हम देखेंगे, 3D एनालिसिस करेंगे कि संविधान का अनुच्छेद कौन सब इससे संबंधित है। सबसे पहले आइए अनुच्छेद 44। अबू समा याद होगा तुमको, हम बोले थे ना, देखो चार चार समान है, इसीलिए अनुच्छेद 44 में क्या होगा? समान नागरिक संहिता है। इसमें क्या है ये याद रखना है, लिख लीजिए अनुच्छेद 44 DPSP डैश देके लिख लीजिएगा समान नागरिक संहिता, जो न्यूज में बन लिखा हुआ है। ओके, याद रहेगा। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। न्यायालय का यह निर्णय कानूनी एकरूपता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अनुच्छेद 15 का 1 क्या कहता है और 21 क्या कहता है? ठीक, 15 का 1 कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध और महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण, 21 में है जीवन जीने का अधिकार। तो महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण जीवन, गरिमा, वो आजकल जो जंतर मंतर धरना के बाद एक लड़का जो इरफान, हाँ वही कहता है, सब प्रस्तावना में लिखा है गरिमा, और इस तरह से लाठी से पीटा जाता है, कहाँ गरिमा का ख्याल किया जाता है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। भरण पोषण का अधिकार वित्तीय निर्भरता के कारण महिलाओं को शोषण से बचाता है, इसीलिए हाँ यह अधिकार दिया गया है कि मुस्लिम महिलाओं सहित, फिर से देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है, हाँ कि मतलब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो अब बदल गई है, उसका नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS के तहत मुस्लिम महिलाओं सहित सभी विवाहित महिलाओं को पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का निरपेक्ष अधिकार है, और यह सभी पर्सनल लॉ से ऊपर है। ठीक, यानी कि यहाँ पर आप जो कह सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट जाके कोई आपत्ति करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ही इसको रोक दिया, या किसी भी चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी व्यक्तिगत कानून से यह ऊपर होगा, क्योंकि प्रत्येक महिला को अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। इसीलिए कहा गया है कि हाँ कि भरण पोषण का जो अधिकार है, हाँ यह अधिकार वित्तीय निर्भरता के कारण महिलाओं को शोषण से बचाता है, जो अनुच्छेद 21 का मूल तत्व है। क्लियर? ठीक, अब आइए नीति आयोग क्या कहता है। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 5, अब आज का होमवर्क लिखिए आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 5 गोल्स क्या सब हैं। इसमें तो पहला ये आ ही गया लैंगिक समानता। 4 आपको पता करना है कि नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 5 गोल्स पता करना है। उसमें पहला है लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, वुमेन लीड डेवलपमेंट के दृष्टिकोण के अनुसार कानूनी और वित्तीय सुरक्षा महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। आयोग का मानना है लैंगिक न्याय के बिना आर्थिक विकास अधूरा है, इसीलिए हाँ लैंगिक मतलब इसी तरह से क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 5 लक्ष्य। क्वेश्चन क्या बन गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 5 लक्ष्य क्या हैं। ठीक, अब आइए योजनागत इसका देखते हैं। हाँ क्या है, कहता है सरकार की मिशन शक्ति, नोट कीजिए HW के नाम पर मिशन शक्ति है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत योजना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कौन सी एकीकृत योजना चलाई है, तो दे देगा ऑप्शन ए मिशन शक्ति, ऑप्शन बी मिशन भक्ति। हाँ अभी जिस तरह से भारत का माहौल है, बच्चा क्या मारेगा? मिशन भक्ति, क्योंकि सब किसमें डूबा हुआ है? भक्ति में। उत्तर क्या होगा? मिशन शक्ति। हाँ, वन स्टॉप सेंटर और कानूनी सहायता प्रणालियां तो काम कर रही है, लेकिन जब तक व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद लैंगिक असमानताओं को
न्यायपालिका या विधायिका द्वारा सुधारा नहीं जाता, तब तक इन योजनाओं का पूरा लाभ महिलाओं को नहीं मिल सकता है। इसीलिए केवल कानून बना देने से महिलाओं का विकास नहीं होगा, बल्कि कानून को सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अब आ जाइए इसमें मेंस गेटवे देखते हैं, यानी मुख्य परीक्षा, क्योंकि TRE 4 का समय आ गया है। अब पहले वो जमाना गया जब खाली PT पास कर लिए मास्टर बन गए। अब आपको मेंस भी पास करना है। बिल्कुल सही है। और मेंस लिखने में आपको ये सब पॉइंट हेल्प करेगा। क्या? तो देखिए, कहता है सामाजिक सुधार और लैंगिक न्याय की यात्रा में न्यायपालिका की सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म स्वागत योग्य है, लेकिन एक संपूर्ण और समावेशी समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए व्यापक राजनीतिक और सामाजिक आम सहमति, सोशल कंसेंसस की आवश्यकता है, जो कि ये सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। वह आम सहमति की बात ही नहीं करती। यह सरकार तो केवल मन की बात करती है। इसीलिए बच्चा सब भी अपना मन की बात करने जंतर मंतर पर पहुंच जाता है। हाँ, तो सरकार घबरा जाती है। तो सरकार को आम सहमति पर, मोदी जी सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको आम सहमति पर ध्यान देना है। तो आप रेडियो पर बैठ के मन की बात करते हैं, कैसे संभव होगा? चलिए, तो पहला न्यूज जो था समान नागरिक संहिता, उसके तहत हमने यह देखा कि महिलाओं को अधिकार, बराबर का अधिकार मिले, इसके लिए न्यायपालिका सक्रियता दिखा रही है, जो कि अच्छी बात है। और केवल न्यायपालिका के सक्रिय रहने से महिलाओं की स्थिति बदलने वाली नहीं है। अब आते हैं दूसरा समाचार। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII और भारत में पेटेंट फाइलिंग की विफलताएं। ठीक, अभी अभी अगर आप लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को देख रहे होंगे, तो भाजपा की एक नेता है जो कि गाय और मिथुन में अंतर बताए हैं, याद होगा आपको, सुधांशु त्रिवेदी। वो आदमी बहुत जोर जोर से राज्यसभा में बोल रहे थे कि गौमूत्र का पेटेंट अमेरिका में हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। तो पेटेंट होना एक अलग बात है, और किसी चीज का मेडिसिनल यूज होना वो एक अलग बात है। इसीलिए आप लोग नेताओं के चक्कर से बच के रहे। नेता आजकल पढ़े लिखे नहीं मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल संविधान के चक्कर में रहिए। चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेटेंट के आवेदनों की संख्या में तो गिरावट, रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, ठीक, लेकिन उसको स्वीकृत होने की दर बहुत धीमी है। यूनिवर्सिटीज द्वारा व्यावसायिक उपयोग इसके न के बराबर है। यानी भारत में कह सकते हैं पेटेंट एप्लीकेशन ढेर सारे हैं, लेकिन यहाँ के यूनिवर्सिटीज को फुर्सत ही नहीं है उस पेटेंट को एक्सेप्ट करे। यूनिवर्सिटी सब बच्चा सब के साथ उल्टा पुल्टा काम करता है, इसीलिए बच्चा सब ना हल्ला कर रहा है, शिक्षा मंत्री को बदलने की बात कर रही है। क्यों? ये यूनिवर्सिटी जब तक नहीं सुधरेंगे, भारत की स्थिति नहीं सुधरेगी। आगे आते हैं, क्या क्या इसका संवैधानिक पहलू है। फिर आ जाए अनुच्छेद 51A का H, तो लगातार आ रहा है, क्या रे? मौलिक कर्तव्य 51 का A, भाग 4 का A, है ना। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह कैसा दृष्टिकोण अपनाए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
और सरकार क्या चाहती है? धार्मिक दृष्टि को। जबकि संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है हमें मानववाद को अपनाना है। हाँ, यहाँ पर सरकार कह रही है तुमको पूंजीवाद अपनाना है। ठीक है, हमें ज्ञान अर्जन करना है। सरकार कहती है तुम भक्ति करो। ठीक, संविधान कहता है ज्ञान करो तथा सुधार की भावना का विकास करना है। सरकार कहती है सुधरना ही नहीं है, क्योंकि तुम सुधर जाओगे तो हमें सुधरना पड़ेगा, इसीलिए तुम बर्बाद रहो ताकि हम आबाद रहे। ठीक, पेटेंट और नवाचार इसी वैज्ञानिक चेतना के व्यावसायिक परिणाम हैं। अगर आपको कोई पूछ दे कि कोई भी चीज जो फील्ड में रिसर्च या कोई भी इन्वेंशन होता है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो क्या कहेंगे हम? अनुच्छेद 51 के ए का एच। ठीक, 7वीं अनुसूची। मिश्रा देखो, अनुसूची फंस गया। फिर क्या है 7वीं अनुसूची में? रुकिए, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, वही है संघ सूची को ही केंद्र सूची कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अब आप उसमें आपको हमने लिख भी दिया है। हाँ, आपको भी जो भी है, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये तीनों सूचियों का विषय पता करना है। आज का होमवर्क लिख लीजिए, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है और उसमें क्या है। होमवर्क, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहती है और उसमें कौन सब विषय है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहती है और उसमें कौन सब विषय है। शक्तियां किसके पास रहती है और उसमें कौन सब विषय है। चलिए, 7वीं अनुसूची के सूची 1 में प्रविष्टि 49 की बात करते हैं, जिसमें कि बौद्धिक संपदा अधिकार, हाँ, पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे इस पर एक समान राष्ट्रीय नीति की जिम्मेदारी किसकी है? संघ सरकार की है। अभी तक अगर यह सब मान के चलिए गोमूत्र पर पेटेंट हम नहीं करा पाए तो किसकी कमी है? संघ सरकार की। संघ में अभी किसकी सरकार है? भाजपा सरकार की। और वो नेता किस पार्टी से है? सुधांशु त्रिवेदी खुद भाजपा से है। यानी सरकार भाई साहब आपकी है, करना था काम आपको, काम आप नहीं कर रहे हैं और बदनाम जनता को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए, लोग समझ जाएंगे तो फिर दोबारा गद्दियों नहीं मिलेगी। भाग यहाँ से। नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में आयोग ने बार बार बताया है कि भारत अपनी जीडीपी का इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, भारत अपने जीडीपी का 0.7% से भी कम कहाँ खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बताओ, अरे शर्म लग रहा है हो केंद्र सरकार। ये सब डाटा अगर जंतर मंतर का बच्चा लेके पहुंच जाएगा तो और गाली देगा। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ किस देश में है? भारत में। सबसे ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च कहाँ होना चाहिए? भारत में। और भारत सरकार कितना कर रहा है? जीडीपी का कितना? 0.7% यार। अब होमवर्क लिखो, आप आज का होमवर्क लिखो और घेरो सरकार। कोई सरकार सुधरने वाली नहीं है। होमवर्क लिखिए, चीन अपने जीडीपी का कितना परसेंट आर&डी में खर्च करता है? चीन अपने जीडीपी का कितना परसेंट अनुसंधान और विकास में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है? हाँ, गौर करना है रे अबू समा। देखो, शर्म से मर जाएगा। देखो मिश्रा,
अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अबे सुन, संसद में बाद में जाना है, पहले यहां देखो, सुनो। कहता है भारत कितना खर्च कर रहा है, 0.7%, लेकिन कहता है दुनिया जो है वैश्विक औसत कितना है। यानी दुनिया में वैश्विक औसत ये है कि विश्व के देश अपने पूरे जीडीपी का 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। एक हमारा है भारत देश, जो कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 0.7% खर्च करता है। और सारा जीडीपी का खर्च कहाँ होता है, सरकार की अय्यासी में। कहाँ होता है, सरकार की अय्यासी में। लाए बड़का बड़का जहाज रे, हजारों करोड़ का मंच रे, स्टेज रे, रैली रे, और जहां होना चाहिए वहां हो नहीं रहा है। आओ आगे। नीति आयोग का रणनीतिक सुझाव है कि निजी क्षेत्र को R&D में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। यानी यहां भी गड़बड़ है। अगर प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में घुस जाएगा तो आपको क्या लगता है कि गरीब बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा पाएंगे? नहीं। यानी धीरे धीरे शिक्षा भी गरीबों के हाथ से छीन ली जाएगी। गरीब गरीब ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए कहते हैं करंट पढ़िए। करंट पढ़ने से शरीर में क्या होता है, करंट दौड़ता है। इसी के थ्रू सब चीज हो जाता है। इसीलिए देर ना करें। हमारा पता है ASG कैंपस, सरवर चौक, माधोपारा, पूर्णिया, करंट क्लासेस में आदित्य रंजन आ जाइए। हाँ सुनो, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR नीति। हाँ इसको लिख लो, अटल इनोवेशन मिशन। ये होमवर्क है, इसको यह लिख लो, कब शुरू हुआ और इसमें क्या सब लक्ष्य है। अटल इनोवेशन मिशन कब शुरू हुआ और इसके प्रमुख लक्ष्य। अब क्या कहता है, AIM अटल इनोवेशन मिशन जैसी योजनाएं स्कूली स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स नवाचार की संस्कृति तो पैदा कर रही है, लेकिन हर जगह लेकिन लगा के रखा है यह सरकार। हाँ, लेकिन पेटेंट कार्यालयों में मानव संसाधन की कमी है। यानी पेटेंट कार्यालय में आदमी ये नहीं, भैया वैकेंसी निकालो, नौकरी दो, वो भी नहीं देगा। के कारण आवेदन के निपटारे में देखो 3 से 4 साल लग जाती है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को पीछे ले जाता है। हर जगह यही देखते हैं जब से करंट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं भारत की स्थिति। बैंकिंग सेक्टर में गायब, इकोनॉमी सेक्टर में गायब, बौद्धिक सेक्टर में गायब। तो कहां से बनेंगे भैया हम लोग विश्व। हाँ नहीं नहीं, विश्व गुरु की जगह हम लोग क्या बन गए जानते हैं, हम लोग बन गए हैं है? हम लोग विश्व गुरु बन गए, जहरीले हैं हम लोग, जहरीले। ठीक है हाँ आओ, ठीक है। मानव संसाधन की कमी है ही, गंदा टाइप से चल रहा है। अब आ जाइए BPSC TRE 4 वाले, थोड़ा सा आप पर भी ध्यान हम दे ही देते हैं। हाँ PT तो आपका हो जाएगा, लेकिन मेंस नहीं होगा, क्योंकि पूर्णिया में जो मास्टर पढ़ाता है खुद नहीं लिख पाता है। 4-5 कोचिंग का मास्टर का नाम बता देंगे, लेकिन चुपचाप, जोर से नहीं। हाँ जोर का, किसी का दुकान खराब नहीं करना चाहिए। वो है रील में है ना, सबकी दुकानदारी चल रहा लोगों। चलो आए देखो, आए देखो, हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, करते हैं ना। ये देखो क्या है,
भारत को जुगाड़ आधारित नवाचार, जुगाड़ टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत को जुगाड़ आधारित नवाचार से निकलकर गहन तकनीक नवाचार, डीप टेक इनोवेशन की ओर बढ़ना होगा। हम लोग कोई भी काम हर हमेशा जुगाड़ लगाते हैं। चप्पल का फीता टूट गया तो सड़क से डोरी उठा के जुगाड़ लगा के बांध लेते हैं। ये नहीं सोचते थोड़ा सा समय देके बढ़िया से कर ले ताकि लंबा समय तक चले। ना जुगाड़। तो भारत को क्या किससे निकलना होगा? यही जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है हमारा, हम लोगों का बेस क्या है? बिल्कुल। अरे बड़ा खतरनाक किस्सा है। फॉरेन वाला आया था ना, तो कुछ भी लेके जाए, मतलब वो डॉलर लेके जाता था दुकान सब के पास, दुकान वाला देता नहीं था तो ड्राइवर को कहता था, ड्राइवर बोलता था रुकिए हम जुगाड़ लगाते हैं। वो जाता था, सामान खरीद के आ जाता था। बाद में जब वो अपने देश गया तो उसको पूछा कि भारत में तुमको सबसे बढ़िया चीज क्या लगा? बोला भारत का सबसे बेजोड़ टेक्नोलॉजी है। जो काम हमसे नहीं होता था वो हमारा ड्राइवर वो बोलता था जुगाड़ लगा दे। तो पता नहीं, पता करना पड़ेगा जुगाड़ है क्या। यही है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो भारत को जुगाड़ टेक्नोलॉजी से निकलकर डीप टेक इनोवेशन की ओर बढ़ना होगा, जिसके लिए पेटेंट व्यवस्था, त्रिवेदी जी, भाई सुधांशु त्रिवेदी, मिथुन मिथुन जी, सुधा, पेटेंट व्यवस्था का सरलीकरण और प्रयोगशाला को सीधे उद्योगों से जुड़ना होगा। मतलब कि गहन रिसर्च करना होगा। ये नहीं कि ऊपरे ऊपर जुगाड़ लगा के अपना चल दिए। हाँ, नहीं देखते हो साइकिल का स्टैंड टूट गया, डोरी लगा के बांध देता, ये नहीं कि स्प्रिंग लगा ले। हाँ, अरे एक बार क्या हुआ, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, क्लच टूट गया। ठीक है, गाड़ी मिल नहीं रहा था, क्लच में डोरी बांधे, हम पीछे में बैठे थे, हम ताने रहे। हाँ, वो आदमी दमन जी गाड़ी चला रहा है। ठीक, जैसे ही कोई गाड़ी वाला सब मिलता था, घोड़ा बन गया। ठीक है, वो सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी था। ये हो गया हमारा पेटेंट। और आज हम चलते हैं तीसरे न्यूज की तरफ, हरित हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लगातार चर्चा में है। बताइए इफ्तिकार सर, पहला हाइड्रोजन ट्रेन कब चला? 17 जुलाई 2000। कहां से कहां तक? जींद से सोनीपत। ये किस राज्य में है? हरियाणा में। अच्छा, सबसे भारी क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन को किसने झंडी दिखाई? झंडी लाल, नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते, उसका नाम ही है झंडी लाल। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और राज्यों की बुनियादी ढांचागत चुनौतियां। आइए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के एक समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि तटीय राज्य, क्वेश्चन लिखिए, हाँ, कि भारत के तट पर कितने राज्य स्थित हैं? बोलो। हाँ सही है, 9 राज्य। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइजर, अबू समा ध्यान दो यहाँ, आवश्यक इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड के एकीकरण की गति बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बहुत धीमी है। जब से न्यूज पढ़ रहे हर जगह धीमी है। खाली एक चीज तेजी में चल रहा है, वो मोदी सरकार का मन की बात चल रहा है? कहीं भी बढ़िया चीज मिल रहा है? 10 दिन से करंट देख रहे हैं उठा के, कोई चीज बढ़िया आ जाए भाई? नहीं, खाली विश्व गुरु है हम लोग। कहा तो गोदी मीडिया में है। नहीं, असंवैधानिक बात नहीं, असंवैधानिक बात नहीं। हमारे यहाँ कभी भी, एक मिनट, हमारे यहाँ कभी भी सत्ता का परिवर्तन हिंसात्मक रूप से नहीं हुआ है। हाँ, तो बस 5 साल बाद इलेक्शन होगा, जम के उसके खिलाफ वोट कीजिएगा। लेकिन आपको पता है, आप वोट कीजिएगा, किसी को चला जाएगा फूल को ईवीएम में हैक कर लिया है। आइए, 48A, अबू समा याद है? अनुच्छेद 48A क्या है? 48 में क्या है? नहीं, 48 में है कृषि और पशुपालन,
और 48 ए में है पर्यावरण का संरक्षण। तो 48 ए में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। सारा अनुच्छेद पूछ लेंगे सैटरडे को हम। आज मंडे है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक जितना भी क्लासेस में अनुच्छेद टकराएगा वो सारा अनुच्छेद हम निकाल लेंगे। पक्का? हरित हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प है जो भारत के डिकार्बोनाइजेशन के संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करता है। सहकारी संघवाद क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक, जो मेंस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, खास करके हमारे डायरेक्टर सर, आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिएगा कि सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं। आप भी लिख लीजिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऊर्जा और बिजली। हाँ, आशीष मिश्रा पूछ देगा ऊर्जा और बिजली किस सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची का। जब तक राज्य सरकार भूमि आवंटन, पानी की उपलब्धता, हरित हाइड्रोजन के लिए भारी मात्रा में शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है और ग्रिड शुल्क में छूट नहीं देती है, तब तक केंद्रीय मिशन सफल नहीं हो सकता। नीति आयोग का क्या लक्ष्य है? हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। नीति आयोग ने 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है और ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी इंडिपेंडेंस में रोड मैप के तहत हरित हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। आयोग का तर्क है कि भारत को वैश्विक निर्यात केंद्र बनाने के लिए प्रारंभिक चरण में हरित हाइड्रोजन खरीद दायित्व, ग्रीन हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशंस को रिफाइनरियों और उर्वरक संयंत्रों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। अब आ जाइए योजनागत मूल्यांकन। राष्ट्रीय है जरूरी चीज, लिख लीजिए, डाटा काम आएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इतना रुपया, इसके तहत ये रुपया लिख लीजिएगा। हाँ, साइट, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्टेट इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम। हाँ, क्वेश्चन बनेगा कैसे? जैसे पूछ देगा कि छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं तुम्हारे लिए कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने कितने रुपये का आवंटन किया है। ठीक, उसके बाद पूछ देगा SIGHT में, हाँ, H का मतलब क्या है? ठीक, वह हाइड्रोजन, हीलियम, हॉर्स, होनोलुलु सब दे देगा। ठीक, अब हाइड्रोजन है कि हॉर्स है कि होनोलुलु है कि क्या है, ये तुम मारो। ठीक, अब आ जाओ। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अभी भी बहुत खर्चीला है, 4 से 5 प्रति किलोग्राम पड़ जाता है $1 पर। हाँ, वाणिज्यिक रूप से इसे वहन करने बनाने के लिए जिस पैमाने की लॉजिस्टिक और पाइपलाइन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, उसके लिए वित्तीय योजना में राज्यों की हिस्सेदारी स्पष्ट नहीं है। यानी अब इसका मतलब है अब भी यह योजना भी कागज पर ही है, इसको अभी आने में समय लगेगा। तो बीपीएससी TRE 4 वाले आप देख लीजिए 1 मिनट कि हरित हाइड्रोजन क्रांति अगर ये सफल हो गया, कि सफलता केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने से नहीं बल्कि परिवहन, अगर पूछ देगा, हाँ इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, अगर आप भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं और भारत को कंप्लीटली ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से जोड़ना चाहते हैं, आपके पास में क्या प्लानिंग है? आप ये प्लानिंग बता सकते हैं कि उसको केवल हमको उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाना है बल्कि इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका स्टोरेज और इसका डिमांड क्रिएशन भी पैदा करना होगा, तभी जाके भारत 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो भाइयों बहनों मित्रों, रुक ना फ्रेंड्स, आप जो कोई भी देख रहे हैं लगातार वीडियोज को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे बेहतर करेंट अफेयर्स पहले अगर कहीं मिलता है तो वहां रहे, ज्वाइन करें, हमारे पास क्यों आएंगे। अगर आपको लगता है वहां से बेहतर यहाँ हो रहा है तो देर ना करें। बीपीएससी 72वीं का जो पीटी का डेट बढ़ा है वो हमारे लिए ही बढ़ा है, क्योंकि इस बार जितना भी क्वेश्चन आएगा ASG टारगेट टॉप से आएगा, आप देख लेना। बाद में ये मत कहना नहीं बताया।
थैंक यू।